कुछ सवाल बहुत रोचक होते हैं, जैसे कि अगर जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम ना गिराए गए होते तो क्या जापान आज दुनिया की ग्लोबल सुपर पावर होती। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और मैं आपका दोस्त चिराग स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल थिंक बियॉन्ड पर। और आज हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोरिया में 1894 में टोंगहाक रिलीजियस मूवमेंट होते ही वहां की गोजोंग सरकार चाइना से मदद मांगने गई, लेकिन चाइना के वहां पहुंचने से पहले ही जापानी सैनिक कोरिया पहुंच गए और उन्होंने जा करके वहां पर टोंगहाक रिलीजियस मूवमेंट को कुचल दिया। इससे चाइना की किंग डायनेस्टी यानी उस समय के एम्परर ग्वांगजू बहुत ज़्यादा नाराज हुए और उन्हें यह लगा कि चाइना की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बिना चाइना की इजाज़त के वह कोरिया में घुसे। तो चाइना ने तुरंत अपने सारे सैनिक कोरिया के लिए रवाना कर दिए और चाइना को लगा कि पिछली बार की तरह फिर जापान डर करके पीछे भाग जाएगा, लेकिन इस बार जापान अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। जापान ने वॉर डिक्लेयर कर दी। ऐसे में शुरू हो गया फर्स्ट सैनो जापानीज वॉर, जिसकी शुरुआत कोरिया के अंदर चाइनीज और जापानीज आर्मी की भिड़ंत से हुई थी। ऐसे 1894 में फर्स्ट सैनो जापानीज वॉर की शुरुआत हो गई, जो बाद में जाकर के 1895 में जाकर रुकी। इस वॉर में चाइना की तरफ से 5 से 6 लाख और जापान की तरफ से लगभग 2.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन चाइना के लगभग 40,000 सैनिकों की जान चली गई, लेकिन जापान की मात्र 15,000 सैनिकों की जान गई। इससे जापानी जो है वो ज़्यादा देर तक टिके रहे और वो लगातार जीत लेते रहे। अगले 1 महीने में ही जापान ने चाइना को बिल्कुल पीछे घतेड़ दिया और वह लियांगडोंग पेनिनसुला तक घुस चुके थे। ज़मीन पर भी नहीं, पानी में भी लड़ाई चल रही थी और जापान ने चाइना की एक पूरी फ्लीट को ख़त्म करके रख दिया। अगले 6 महीने की लड़ाई के अंदर अंदर चाइना को जीतने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और उन्हें शांति के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। और इस तरह 1895 में ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी साइन की गई, जिसमें यह 5 आर्टिकल थे। इन 5 आर्टिकल में मेन आर्टिकल यह था कि चाइना जो है वो लियांगडोंग और ताइवान दोनों ही जापान को दे देगा और कोरिया से अपना दावा हमेशा के लिए वापस ले लेगा और कभी भी कोरिया के अंदर अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसके अलावा बहुत सारा पैसा एज अ वॉर कंपनसेशन जापान ने चाइना से भी मांगा। जापान पूरी तरह से एश्योर हो गया था कि कोरिया में चाइना नहीं आने वाला, तो उसने अपना पूरा फोकस और ध्यान केवल कोरिया पे टिका लिया कि अब इनकी सरकार को, वहां की सरकार को हटाते हैं और अपनी सरकार वहां पर बैठाकर कोरिया को अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। और अब आया कहानी में क्लाइमैक्स। इधर जापान की नज़रें कोरिया पर टिकी हुई थी और उधर यूरोप की नज़रें एशिया पर टिकी हुई थी। चलिए मैं आपको ज़्यादा अच्छे समझाता हूँ। हुआ ये कि यहाँ पे ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी साइन होते ही जापान ने कोरिया की रानी मिन को मरवा दिया, क्योंकि वह आम लोगों के बीच जापान को दुश्मन की तरह दिखाती और चीन को दोस्त की तरह दिखाती। इससे जापान को अपने लिए खतरा दिखाई देता, इसलिए उन्होंने रानी मिन, जो कि राजा गोजोंग की पत्नी थी, उन्हें उनके ही पैलेस के अंदर मरवा दिया। इससे आम लोगों के बीच गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया जापान को लेकर। इधर यह सब चल ही रहा था, उधर यूरोपियंस ने सोचा कि इस समय एशिया बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, किंग डायनेस्टी बहुत ज्यादा बिखर चुकी है हार के बाद। ये सही मौका है कि हम बहुत सारी जगह हड़प लेते हैं। रशिया, फ्रांस और जर्मनी ने एक साथ होकर के जापान को अल्टीमेटम दे दिया कि आप तुरंत के तुरंत लियांगडोंग पेनिनसुला को खाली कर दो। जापान ने अभी फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर लड़ी ही थी और वह अब इन 3 देशों का एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता था, तो उसने ना चाहते हुए भी लियांगडोंग पेनिनसुला को खाली कर दिया। लेकिन यूरोपियंस ने कोरिया को लेकर कोई बात नहीं छेड़ी, इसलिए जापान एक बार को गुस्सा तो हुआ, लेकिन वह उस लियांगडोंग पेनिनसुला की गई हुई चीज को एक बार गुस्से का घूंट था उसे पी गया। और जापान के वहां से जाते ही यूरोपियंस ने किंग डायनेस्टी को धमका कर उनसे बहुत सारी जगह लीज पर लेनी शुरू कर दी। रशिया ने चाइना से पोर्ट आर्थर लीज पर ले लिया, जर्मनी ने जियांगजू बे
और यहाँ पर अपनी बहुत सारी नेवी और अपने किले बनाने शुरू कर दिए, अपनी आर्मीज भेजना स्टार्ट कर दिया। इससे ये साफ दिखाई दे रहा था कि किंग डायनेस्टी कितनी ज़्यादा कमज़ोर और बिखर चुकी है। पोर्ट आर्थर रशिया के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि उस समय रशिया के पास एक भी वार्म वाटर पोर्ट नहीं था। वार्म वाटर पोर्ट यानी ऐसा कोई भी बंदरगाह जिसका वह 12 महीने लगातार इस्तेमाल कर सके। उनके पास पैसिफिक ओशन में केवल एक पोर्ट व्लादिवोस्तोक पोर्ट था, लेकिन वह सर्दियों के मौसम में जमा रहता था, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। यह सब जापान देख रहा था और उसे बहुत गुस्सा भी आ रही थी कि पूरी लड़ाई तो उन्होंने लड़ी और यह बड़े ताकतवर देश आकर के इस गरीब देश की इतनी नाजायज तरीके से इसका इस्तेमाल उठा रहे हैं। इससे जापान ने भी ये चीज़ सीखी कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है तो आप कुछ भी कीजिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी कभी भी आपको नहीं टोकेगी। साल आया 1896 और 1896 में कोरिया के राजा अपने बेटे के साथ रशियन एम्बेसी भाग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें भी यही डर था कि जो पिछले साल उनकी रानी की जैसे मौत हुई, कहीं जापानी उन्हें और उनके बेटे को भी ना मरवा दें। तो इसलिए वह रशियन एम्बेसी से मदद मांगने के लिए चले गए और इससे रशिया का इन्फ्लुएंस कोरिया में और भी ज़्यादा बढ़ने लगा, जिससे जापान की हार्टबीट और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। साल आया 1897 और 1897 में रशिया ने पोर्ट आर्थर पे अपना किला बना लिया और वहाँ बहुत सारे सैनिक भी तैयार कर लिए। इसके अलावा रशिया ने एक और काम किया। 1897 से लेकर के 1903 तक अपने शहर हार्बिन से लेकर के पोर्ट आर्थर तक उन्होंने एक रेल बिछा ली और वहां पर बहुत सारे सैनिक भी तैयार कर दिए। हालांकि इस रेल का हिस्सेदार उन्होंने चाइना को भी बनाया, लेकिन चाइना का हिस्सेदारी नाम मात्र की थी। ऐसे मंचूरिया चाइना का हिस्सा होते हुए भी रशियन इन्फ्लुएंस में पूरी तरीके से आ चुका था और फाइनली रशिया ने वो कर दिया जिससे जापान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रशिया ने कोरिया के राजा गोजोंग से वहाँ के माइनिंग और फॉरेस्ट्री के अधिकार ले लिए कि अब वह वहाँ पर माइनिंग और फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। इसके अलावा रशिया ने बहुत सारी रोड्स कोरिया तक बिछानी शुरू कर दी। इससे जापान में यह विचार उठने लगे कि ऐसा ना हो कि कोरिया तक रशिया अपनी रेल बिछा ले और कोरिया का जो सपना है वो जापान के लिए सपना ही बनकर रह जाए। इसलिए मीजी के कोर्ट में दो धड़ बढ़ गए। कात्सुरा तारो, कामुरा जुतारो और फील्ड मार्शल यामागाता तुरंत वॉर करने के लिए मीजी को कह रहे थे और मीजी के कोर्ट में ईतो हिरोमी और इनाओ काओरू जो थे वो यह कह रहे थे कि हालांकि हमें रशिया से लड़ना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जापान के पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं है कि वह लंबे समय तक लड़ाई को मोल ले सके। जी, आप फिर सही सोच रहे हैं। इस बार भी किसी के भी मन में यह विचार नहीं था कि रशिया जैसे देश पर हमला नहीं करते हैं। इसी बीच साल आया 1902 और 1902 में साइन हो गया एंग्लो जापानीज अलायंस। जी, यानी कि अब ब्रिटेन और जापान एकजुट हो गए, एक साथ हो गए। इसका साफ साफ मतलब यह था कि अगर अब कल को जापान रशिया पे हमला कर देता है तो फ्रांस और जर्मनी बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी ब्रिटेन से खतरा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते थे। और अब जापान ने बहुत कोशिश करी कि बात करके रशिया को ये समझाएं कि वह किसी भी हालत में कोरिया से दूर रहें, और उन्होंने फाइनली एक सुझाव भी दिया कि एक प्रस्ताव रखा रशिया के सामने कि ऐसा करते हैं कि हम आपका इन्फ्लुएंस मंचूरिया में मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि मंचूरिया आपकी टेरिटरी है, रशिया की टेरिटरी है, लेकिन इसके बदले जापान जो है, जापान को आप कोरिया दे दीजिए और कोरिया का इन्फ्लुएंस आप मान लीजिए कि केवल जापान का ही है। लेकिन रशिया उस समय जापान को कुछ नहीं समझता था। वह समझता था कि ये भी क्या है, ये क्या कर लेंगे मेरा, और उन्होंने ये प्रस्ताव बिल्कुल ठुकरा दिया और यहाँ तक कह दिया कि ऐसा करते हैं कि कोरिया को हम बफर जोन बना देते हैं, ना तो आप वहाँ आएंगे और ना हम वहाँ आएंगे। हालांकि ये रशिया की हिपोक्रेसी ही थी, क्योंकि रशिया लगातार कोरिया में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था और रशिया की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो थी वो जापान के लिए बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही थी, क्योंकि जापान ऐसे तो कभी एशिया में एक्सपेंड कर ही नहीं सकता था। तो फाइनली साल आया 1904 और 1904 की 8 फरवरी को जापान ने सडनली रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ वो बहुत ज़्यादा रोचक है। 1.5 साल तक यह लड़ाई चलने वाली है और बहुत सारी लड़ाइयाँ होने वाली हैं, और कैसे रशिया हारा, जापान से
हारने के बाद उन्होंने जापान के साथ ट्रीटी साइन करी। ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आज का सवाल। तो आज का सवाल है, आप गूगल करके मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे कि इस समय जापान के राजा कौन है। हु इज़ द किंग ऑफ जापान, ये आप सर्च करके बताइए। और आगे के वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिसमें हम बैटल ऑफ मज़डेन, बैटल ऑफ सुशीमा, इसके अलावा कैसे थियोडोर रूजवेल्ट को पीस प्राइज़ मिला, और भी बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्टिंग कैसे हुई, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।